नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद के दौरे से लौट आए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यभर के सवालों पर मीडिया से कहा कि राज्यपाल के विधिक सलाहकार गलत सलाह दे रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। आरक्षण एक वर्ग के लिए नहीं होता, नियम सभी वर्गों के लिए होता है। सीएम ने आगे कहा कि विधानसभा से पारित होने के बाद विभागों से जानकारी नहीं ली जाती। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की ओर से राजभवन में खेल हो रहा है। राजभवन बीजेपी की कठपुतली बन गया है। सीएम ने आगे कहा कि आरक्षण केवल आदिवासियों के लिए ही नहीं, उनके साथ साथ पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। विधानसभा कार्यवाही चलती है तो राजभवन पूरी कार्यवाही सुनता है, वहां स्पीकर लगा रहता है। विधानसभा के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, जो प्रदेश के हित में नहीं है। देखिए, उसे वो अधिकार है ही नहीं। उसको जो विधिक सलाहकार है वो गलत सलाह दे रहे हैं। और शुरू में जो बात हुई थी वो बिल्कुल ठीक हुई थी। राज्यपाल जी ने क्या कहा था, जैसे विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है या अध्यादेश सरकार लाती है, तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। तो आरक्षण कोई एक वर्ग का नहीं होता, आरक्षण में सारे वर्गों के लिए होता है, सारे नियम होते हैं। क्या ये बात राजभवन को पता नहीं? और जब हो गया तो क्वेरी किससे कर रहे हैं? विधानसभा से बड़ा हो गया कोई विभाग, तो विभागों से जानकारी ले रहे हैं। विधानसभा से कोई पारित होने के बाद विभागों से जानकारी नहीं ली जाती। और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के हाथों राजभवन के द्वारा सब खेल हो रहा है और ये ठीक नहीं है। पहले कुछ स्टैंड था, अब वो धीरे धीरे स्टैंड बदलते जा रहा है। फिर बोले मैं तो केवल आदिवासी के लिए बोली थी, तो आरक्षण केवल आदिवासी के लिए नहीं, आदिवासी के लिए है ही 20% था, उसको 32% हम लोगों ने किया है। लेकिन उसके साथ साथ पिछड़े वर्ग का है 12%, हमारा अनुसूचित जाति का है उसे 13% किया गया। पिछड़े वर्ग का 14% था, उसे 27% किया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए पहली बार 4% उसे प्रभावित किया गया है। तो आरक्षण की पूरी प्रक्रिया है। और जब विधानसभा कार्रवाई होती है तो राजभवन सीधा सुनाई देता है, वहां स्पीकर लगा रहता है। तो क्या सारी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी राजभवन को? कि केवल ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों में कठपुतली बने हुए राजभवन के अधिकारी और उस प्रकार से उनके निर्देशों पर काम कर रहे हैं जो इस प्रदेश के हित में नहीं है। वहीं दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों ने ग्रामीणों की हत्या कर दी है। पुलिस से मुखबिर होने का आरोप लगाया गया है। शव को मालेवही चौक पर फेंका गया। पूरा ये जो मामला है वो मालेवही थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद शव को चौक पर फेंक दिया गया था। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या करके उसे चौक पर फेंक दिया। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है। शव को मालेवही चौक पर फेंक दिया है। हत्या करने के बाद पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगाया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर मालेवही थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को चौक पर फेंक दिया। वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भूपेश सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि असफलताओं से भरी है कांग्रेस सरकार। छत्तीसगढ़ में ठप पड़े हैं विकास के काम। 4 साल में 55,000 करोड़ कर्ज लिया गया है। ये बातें पूर्व सीएम की ओर से कही गई हैं। साथ ही साथ बताते चले कि उन्होंने कहा कि 15 साल में नहीं लिया हमने इतना कर्ज जितना कांग्रेस सरकार ने 4 साल में ले लिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 4 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छुरिया में बीजेपी मंडल शक्ति केंद्र प्रभारी बैठक कर बूथ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति बनाई गई। साथ ही साथ मोर आवास मोर अधिकार में प्रत्येक पंचायत में प्रभारी नियुक्त किया गया। इस अवसर पर बैठक छुरिया मंडल प्रभारी विजेंद्र सिंह ठाकुर, गीता साहू, एमडी ठाकुर, चंद्रिका डटसेन, रविंद्र वैष्णव, अशोक सेन की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को अपना इस्तीफा देने की बात कही है। प्रदेश की सारी सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, ये कहना है पूर्व सीएम का। मरम्मत के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, ये सारे आरोप लगाए गए हैं पूर्व सीएम की ओर से। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम ने भूपेश बघेल सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं और इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस सरकार की 4 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी कार्यालय एकात्मा परिसर में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि इतिहास में सबसे ज्यादा असफल और अलोकप्रिय सरकार भूपेश बघेल सरकार की रही है। अब ईडी और सीडी छत्तीसगढ़ की पहचान बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार में योजनाएं सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए, विकास के नाम पर सिर्फ विज्ञापन के लिए किया जाता है। बनाएंगे, अन्य राज्यों में अध्ययन करने जाएगा और अध्ययन करके आगे बताएगा कि शराबबंदी कैसे की जाए। वो आज तक समिति ने अपनी कोई रिपोर्ट नहीं पेश की। विधानसभा में वादा किया, मगर वो वादा आज तक अधूरा का अधूरा है। दूसरा, शराबबंदी की घोषणा के समय सिर्फ 700 दुकानें थी शराब की पूरे छत्तीसगढ़ में। 700 दुकानें शराबबंदी की घोषणा की जैसे ही वादा किए, दुकानें आज 1491 हो गई। जस्ट डबल, दुगने से ज्यादा शराब की दुकानें हो गई। तीसरा उपलब्धि शराब के दुकान को बंद करने का घोषणा का ये हुआ, इन्होंने जो घोषणा किया था कि हम कोरोना काल में घर घर दवाई पहुंचा के देंगे, मगर पूरे कोरोना काल में कहीं भी कोई दवाई होम डिलीवरी नहीं दी गई, घर पहुंचाकर दवाई नहीं दिया गया। वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है प्रदेश सरकार कांग्रेस 4 साल के कार्यकाल को सेलिब्रेट कर रही है। ये साल हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। 4 सालों में प्रदेश का सिर शर्म से झुका है। बीजेपी के कार्यालय में प्रदेश का विकास हुआ था। विकास मॉडल के रूप में देखा जाता था छत्तीसगढ़, लेकिन अब कांग्रेस के 4 साल पर पूर्व सीएम ने निशाना साधते हुए तमाम बातें कही हैं। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी के तरफ से निशाना साधा है। बताते चले कि पूर्व सीएम ने कई तरह के आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है।
वहीं छग शासन के गाइडलाइन के अनुसार 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, जो लगातार जारी है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गुदगुदा सिरसिदा में धान खरीदी हमेशा से अव्वल दर्जे पर रही है। बता दें कि इस बारे में जानकारी देते हुए मेघराज साहू ने बताया कि 17% नमी को मापकर धान की खरीदी की जा रही है। साथ ही साथ शासन के समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो रही है, जिसमें 2040 मोटा धान और 2060 पतला किस्म के धान समेत 2040 सरना धान की कीमत तय किया गया है। वहीं सहायक कर्मचारी बैस ने बताया कि टोकन तुनहार की ओर से बहुत से अच्छे सिस्टम बनाए गए हैं, जिसके तहत मोबाइल से ई टोकन में 30% और मैनुअल 70% काटा जा रहा है। चौदह 14,963 टोटल किसान संख्या ये सब बिक्री कर चुका है जी। और 59 तो किसान हितैषी सरकार है। किसान के लिए तो बहुत अच्छा योजना लागू करके किसान का कर्जा माफ किया और उचित सही रेट भी दे रहा है और अतिरिक्त राशि भी अपन समय में किसान को मिल रहा है। अभी तक किसानों से हम लोग 14,963 क्विंटल खरीदी कर चुके हैं 959 कृषकों से, और किसानों को शासन के आदेश अनुसार समर्थन मूल्य 2060 रुपया पतले का, 2040 रुपया मोटे का और 2040 रुपया सरनी का दिया जा रहा है। किसानों का यहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं है। पानी का व्यवस्था है, चिकित्सा का व्यवस्था है, टॉयलेट का व्यवस्था है, हर चीज का सुविधा दिया गया है। वहीं प्रदेश में धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो लगातार जारी है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कोसमरा सिहाद में धान खरीदी हमेशा से अव्वल दर्जे में रहा है। समिति प्रबंधक ओमकार कश्यप ने बताया कि 17% नमी को मापकर धान की खरीदी की जा रही है। साथ ही शासन के समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो रही है, जिसमें 2040 मोटा धान और 2060 पतला किस्म के धान समेत 2040 सरना धान की कीमत तय की गई है। बस किसानों को सेवा करना है सर जी। किसानों की सेवा करना है लगातार, और सेवा कर रहे हैं। जैसे भी धान आता है जाता है उसका लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। कोई किसान को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ऐसा काम हम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, तौल कैसा है और इस धान का है। कई किसान बताते हैं कि धान गिर रहा है नहीं गिर रहा है, उसके भी निरीक्षण करते हैं। हमें सर 17% तक की नमी खरीदना है, FUP के माध्यम से धान खरीदी करना है, और शासन के समय समय पर दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सर सुचारू रूप से धान खरीदी संचालित करना है। मोटा का है सर 2040 रुपया, और पतला का है 2060 रुपया, और सरना का है 2040 रुपया। 672 किसान है सर। अभी तक से 13,636 क्विंटल 80 किलो कल तक की बिक्री हुई है सर, और इसमें भुगतान हो गया सर 93,28,276 किसानों को भुगतान हो चुका है। वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरक्षण विवाद पर सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 16 जनवरी तक टाल दी गई है। न्यायमूर्ति BR गवई के सामने सुनवाई हुई है, जिसमें वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने समय मांगा था। सरकार का पक्ष जानना जरूरी है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। 16 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। तो आपको बताते चले कि आरक्षण मामले में सरकार को बड़ी राहत मिली है और सुनवाई को 16 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है।
बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आरक्षण मामले पर सरकार को बड़ी राहत मिली है। बताते चले कि सुनवाई को 16 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दंतेवाड़ा में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि गरीबों को पीएम आवास के लाभ से वंचित रखने का काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ऐसा कर रही है, जहां अन्य प्रदेश में हितग्राहियों को सरकार इसका लाभ दिलाने का भरपूर प्रयास कर रही है, वहीं इसके विपरीत सिर्फ देश में एक ऐसा ही राज्य है छत्तीसगढ़, जहां की कांग्रेस सरकार नहीं चाहती कि गरीबों को पक्का मकान मिले। इसलिए सरकार ने पीएम आवास की राशि को वापस लौटा दिया है। वहीं दुर्ग के रुपेश देशमुख को छत्तीसगढ़ी नृत्य कला फोक डांस में बेहतर प्रदर्शन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। याद हो कि क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में दाऊ रामचंद्र देशमुख नाचा महोत्सव के नाम से 3 दिवसीय लोक कला महोत्सव के रूप में भव्य आयोजन करवाया गया था और यही खास वजह है कि रुपेश देशमुख को छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य एम्बेसडर के रूप में दिल्ली में अवार्ड से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ में हमारे साथी रुपेश देशमुख जो दुर्ग जिला के हैं और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के जनपद सदस्य हैं। माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल के अगवानी में छत्तीसगढ़ की संस्कृति कला का उत्थान हेतु जो एक लहर चला रखे थे, उस बीच में हमारे भाई ने अथक प्रयास करके पूरे छत्तीसगढ़ में नाचा महोत्सव का कार्यक्रम ग्राम निकुंज में कराए। उस तारतम्य में हमारे छोटे भाई रुपेश देशमुख को आज दिल्ली के एक संस्थान के द्वारा बहुत बड़ा सम्मान दिए, ताकि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति देश विदेश और पूरे विश्व में हमें बड़ा सुंदर रूप से प्रस्तुत करने का अवसर मिला। मेरे को अभी भारत की राजधानी दिल्ली पर वहाँ पर फ्लोक डांस कहे जाते हैं, जिसे हम अपने यहाँ लोक नृत्य कहते हैं। मैंने छत्तीसगढ़ में पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें सभी के सहयोग से छत्तीसगढ़ के सभी नाचा पार्टियों को एकजुट कर एक जगह सम्मान पाकर मैं अपने मित्रों और समाज के प्रति बड़ी गर्व महसूस कर रहा हूँ। और इन दोनों का एक कॉमन लव अफेयर चलता था, तो उसी कारण इन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और आरोपी जो है उसके दोस्त जो राहुल साहू और शेष कुमार साहू उर्फ साजन साहू, इन दोनों के साथ एक योजना बनाया। 10-12 दिन पहले इसने पर्चे लिखा कि पुलिस अगर मुझे पकड़ सकता है तो पकड़ो, 18 तारीख को मैं फिर से मर्डर करूंगा, ऐसे करके पर्चा लिखा है। फिर इसने मौका देखकर उस मृतक को बुलाया है, उसको बिजनेस में कुछ मदद चाहिए करके, और दोनों आने के बाद मुंबई से फिर ये लोग कुछ खाने पीने के नाम से वहीं रायपुर में पुलिस ने लापता 8 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा किया है। बता दें कि 7 दिन बाद बच्ची की लाश मिली है। ऐसे कांड को अंजाम देने वाले का अब पता चल चुका है। पुलिस ने बच्ची के घर के पास से ही रहने वाले नाबालिग को पकड़ लिया है। इस घटना को अंजाम दिया गुरुवार को। मामले का खुलासा करते हुए एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि घर के पास से ही रहने वाले 14 साल के नाबालिग ने बच्ची से दुष्कर्म किया और उसके बाद हत्या कर लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग आरोपी ने बच्चे को दोपहर 2 बजे के आसपास अपने साथ घुमाने ले गया था।
आसपास दोनों कॉलोनी में घूमते रहे। इसके बाद आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के 7 दिन बाद लाश घर से 500 मीटर की दूरी पर बरामद हुई है। 5:30-6 बजे के बाद 7 दिसंबर को थाना विधानसभा क्षेत्र के कॉलोनी से 8 साल की बच्ची की मृत्यु होने की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट पे पुलिस ने काम करना शुरू किया और आसपास के एरिया में चेक करना, वहाँ के लोगों से बात करना, वो सब प्रक्रिया जारी थी। 5 दिन के बाद बॉडी बरामद हुई बच्ची की। वहाँ से अलग एक दूसरी कॉलोनी है जगह पे तो हत्या की जानकारी मिली, तो उसके हिसाब से उन दोनों एरिया के बीच के जहाँ से बच्चे गुम बना थी और जहाँ पे बॉडी मिली उसके बीच के एरिया के लोग की पूरी छानबीन होगी और इस प्रकरण में अंततः एक जो अपचारी बालक है उसकी गिरफ्तारी हुई है। 14 वर्ष का बालक है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।